तो अब ज्ञान तो हो गया है, अब ज्ञान के आधार पे जीना है। तो उसमें अनुमान किसका होता है, न्याय कैसे होगा? तो न्याय का आधार तो हमारे पास है। अब अभी जब हम भ्रमित अवस्था में क्या करते हैं, हमारे पास न्याय का आधार नहीं है, हम व्यवहार करने जाते हैं, न्याय का प्रयास करते हैं, पर आधार नहीं होने से न्याय नहीं होता है। अब उधर आधार है, ठीक है, तो हम व्यवहार करने गए तो अनुमान बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे उसका, है ना। और उस अनुमान के अंदर आपका विचार, समाधानपूर्ण विचार का भी योगफल रहेगा, है ना, विचार के आधार पे। और उसके मूल में जब आप इसमें सफल हो जाएंगे, है ना, तो आपको उसकी अनुभूति भी होगी, ठीक है। तो भास, आभास, प्रतीति क्या है कि उसको करने जाने के लिए जो आपने एकदम निश्चयात्मक या परिपुष्ट अनुमान बना लिया अपना। प्रतीति का परिभाषा है परिपुष्ट अनुमान। तो आपने व्यवहार के लिए अपनी बुद्धि, अपना वृत्ति में समाधान, है ना, और जो आपके पास उससे फिर चित्रण जो बना उसके आधार पे ऐसा करना ठीक रहेगा, है ना। वो हो गई प्रतीति, और उसका जब क्रियान्वयन हो गया तो उसकी अनुभूति होगी। तो ये क्या चीज है, ये अब अनुभव के बाद प्रत्यावर्तन होता है मूल्यांकन के रूप में। तो जो हमने ज्ञान के रूप में पाया है वही चीज हमारे को जीने के बाद उसका प्रत्यावर्तन होता है मूल्यांकन के रूप में, और वही अनुभूतियां हैं। ज्ञान में पता चल गया हमें आधार क्या है सब चीजों का, है ना, कि व्यवहार ऐसा है, न्यायपूर्ण होना है। अब इसको जीना भी पड़ेगा, जीते हैं तो उसका वैलिडेशन होता है, वैलिडेशन ही आपका अनुभूति है, ठीक है। इसलिए उसको अनुमान के रूप में भाषा दी है, भास, आभास, प्रतीति और अनुभूति, ठीक है। और यही भाषा जब अध्ययन काल में है तो भास, आभास, प्रतीति और अनुभव बोला है, और वो है अपना अनुमान किस अर्थ में, अध्ययन के अर्थ में, है ना। तो भाषा से होता है, जैसे किसी से बोलते हैं, बच्चे से भी पूछेंगे कि न्याय होना चाहिए अन्याय होना चाहिए, बोलते हैं न्याय। ये कैसे बोल दिया, शब्द के आधार पे, अर्थ नहीं मालूम, ये भास है, ये भ्रमित अवस्था का भास है ना। फिर आप कोई शिविर कर लेता, उसको परिभाषा सुन गई तो उसको लगता है कि उसको अब न्याय कुछ पकड़ में आ गया, है ना, ये आभास हो गया, उसको कुछ और स्पष्टता बनी है। पर फिर जब हम सारी भाषा से कोई निष्कर्ष निकालते हैं कि ये सूचना है तो बहुत अच्छी है, इसको तो जीने पड़ेगा हमें, तो जीने के अर्थ में जब हम चीजों को पहचानना शुरू करते तब प्रतीति होती है ना। और फिर जब हम समझ लेते हैं तो वही अनुभव है। तो भ्रमित अवस्था के अंदर ऐसे होता है और जागृति में वैसे प्रकट होता है। जी जी जी। समाधान पूर्ण हो गया विचार, सत्य सहज आभास कैसे होगा, सत्य सहज अनुभव होगा। वृत्ति में आभास ही होता है, अनुभव कहाँ पे होता है, आत्मा में। हाँ ठीक है ना, वृत्ति में आभास ही होता है। ये वृत्ति जो है आत्मानुगामी हो गई है, इतना ही बोला जा रहा है। सत्य सहज, सत्य कहाँ है, ज्ञान में, ज्ञान कहाँ है, आत्मा में। लेकिन समाधान पूर्ण तो आत्मा में ही होगा, मतलब जीवन में ही होगा। समाधान का मतलब क्या है, तीन शब्द हैं, ज्ञान, दर्शन और समाधान। क्या मतलब है इनका, तीनों में क्या अंतर है? हाँ जी। तो होने के स्वरूप का ज्ञान होता है। होने का स्वरूप क्या है, सत्ता में संपृक्त प्रकृति, इसका ज्ञान होता है। आत्मा स्वयं को सत्ता में भीगा डूबा गिरा देख लेती है, ये ज्ञान है, यही अनुभव है ना। ज्ञान के आधार पे बुद्धि में दर्शन होता है,
नियम नियंत्रण संतुलन रूपी व्यवस्था का दर्शन हो जाता है। इसका रहने का स्वरूप, इस अगर ये स्थिति है, अगर ये एकदम तात्विक स्थिति है, इसका फलन जो सहस्थित प्रगटन के रूप में क्या है, ये स्पष्ट हो जाना, ये दर्शन है ना। तो कि भाई अगर ये स्थिति है कि सत्ता में संपृक्त प्रकृति है, तो इसके आगे तो परमाणु ही व्यवस्था की मूलिका ही होगी, परमाणु रचित अणु होंगे, अणु रचित रचनाएं होंगी, और ये सब पूर्णता के लिए क्रियाशील रहेंगे, और इसमें 4 अवस्थाएं ही होंगी, है ना। इन अवस्थाओं में ये रूप गुण स्वभाव धर्म होंगे, है ना, ये इनका आचरण ऐसे होगा, और ये सब ऐसे क्रियाकलाप धरती पे सजेगा, ये सब स्पष्ट हो जाता है उससे। ये दर्शन है, नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक जो व्यवस्था है उसका दर्शन। ठीक है, ये जब हमारे को समझ में आ गया, अब इससे हमारे जीने का एक स्वरूप निकल के आता है, इस आधार पे जीने का। तो जिसको हम इधर समझ कह रहे थे, है ना, अब ये कल्पनाशीलता जो हमारी थी, अभी भ्रमित अवस्था में ये अस्पष्ट गति थी, अब ये अस्पष्ट नहीं रहे, अब ये स्पष्ट गति हो गई। इसी का नाम समाधान पूर्ण विचार है। यहां पे स्पष्टता आ गई है हमारे पास। ठीक है, क्या स्पष्टता आ गई है कि मानव मानव व्यवहार में क्या होना है, हमें मालूम है न्याय होना है, तो न्याय का ही निर्णय हमारे में हो रहा है अब, है ना। तो न्याय जीने के लिए अब क्या किया जाए, उसके लिए विचार करते हैं, उसी को फलित करते हैं, है ना। तो ये जो हर स्थिति परिस्थिति में अब क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, स्पष्ट हो रहा है। इस स्थिति का नाम समाधान है। तो समाधान जो है ज्ञान के आधार पे जीने में जो मानसिक स्पष्टता है, उसका नाम समाधान है। ठीक है, समाधान जीने का रूप है, जागृति का पहला प्रमाण समाधान। अभी हम इसको ज्ञान के साथ इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, ज्ञान हो गया समाधान हो गया, ऐसा बोल देते हैं, जबकि समाधान ज्ञान का जीने में प्रकटन है, मानव द्वारा ज्ञान को जीने के स्वरूप में जब प्रकट करता है ना। जैसे अभी हम शिक्षा के अर्थ में सोचते हैं, तो शिक्षा का समाधान करेंगे, शिक्षा कैसी हो। आहार के बारे में सोचते हैं, तो परिवार में आहार व्यवस्था कैसी हो, इसका समाधान होगा। तो समाधान का मतलब क्या हो गया कि अब हम जो मानव को अपने प्रमाणित होने के लिए जो जो क्रियाएं करनी है, उन सब में कैसे वो पूरा कर ले, ये सब समाधान है। तो समाधान जीने की कला है, इसलिए समाधान ही सुख है। अब जीने में पूरे पड़ते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास अब बेस आ गया है ज्ञान का, ज्ञान और दर्शन का बेस है ना, यानी ज्ञान और विवेक संपन्न है हम। इसके आधार पे अब हम समाधान को प्रकट करते रहते हैं हर परिस्थिति में, है ना। हमसे कोई पूछता है कि हमारी समस्या ये है, तो उसका भी समाधान दे देते हैं। तो समाधान स्वयं के जीने में ही नहीं है, दूसरों के लिए भी स्रोत बन जाते हैं। ठीक है, इससे ये समझ में आता है कि इसमें एक प्रश्न था कि धर्म एक और समाधान अनेक कैसे। तो मानव सुख धर्मी है, उस सुख को प्रमाणित करने की अनेक विधियां हैं, वही सब अनेक समाधान है। जैसे उदाहरण के लिए कि भाई जैसे भोजन का प्रयोजन है पोषण। अब पोषण आप गुजराती खाने के माध्यम से ले सकते हैं, राजस्थानी खाने के माध्यम से ले सकते हैं, मध्य प्रदेश के, है ना, पाक कला से ले सकते हैं, किसी देश विदेश की सभी कलाओं से ले सकते हैं, जब तक हम पोषण को सुनिश्चित कर लेते हैं, है ना। पोषण प्रयोजन के रूप में उसमें क्या खाने योग्य है, क्या नहीं है, कैसे उत्पादन, ये सब समय है, उसको सुनिश्चित कर लेते हैं, तो हम अनेकों विधि से ले सकते हैं। तो समाधान अनेक हो गए ना। जी, आत्मा, हाँ, तभी तो जो 4 आयाम हैं, अनुभव, विचार, व्यवहार और कार्य, तो विचार के स्तर पे समाधान है ना। अनुभव के स्तर पे सत्य, है ना, जिसको बोल रहे हैं।
व्यवहार के स्तर पे न्याय, तो न्याय धर्म, धर्म ओब्लिक समाधान, कभी धर्म लिखा है कभी समाधान लिखा है ना। और अनुभव के स्तर पे सत्य, और कार्य के स्तर पे नियम। हाँ, तो अनुभव के आधार पे ही समाधान होगा, यही। जो चार दर्शन हैं वो चार आयामों को एड्रेस करते हैं, ठीक है। ठीक है, स्पष्ट हुआ? ठीक। किसका? प्रकृति, प्रतीति, प्रतीति। इसकी परिभाषा है परिपुष्ट अनुमान, जिसका मतलब है अब आपका अनुमान इतना रिफाइंड हो गया है कि आप सच्चाई के एकदम पास पहुंच गए हो, पर अभी भी अनुभव नहीं हुआ है, तो एकदम क्लोज हो आप। यानी आपकी मानसिकता के अंदर इतनी स्पष्टता आ गई कि एकदम क्लोज पहुंच जाते हो, और उसका जो फाइनल स्टेज है वो अनुभूति है या अनुभव है ना, वो कंप्लीशन है। तो नियर कंप्लीशन है ना, उसकी बात हो रही। मानव, मनीषी, मानव के लिए, मानवों पे निर्भर। और बताइए, दीक्षा क्या परिभाषा दी है इसकी? माइक लेके बोलिए, पूरा सुनाई नहीं दे रहा। पेज नंबर 157 में फर्स्ट बुलेट में डेफिनेशन है, दीक्षा अनुभव मूलक विधि से सुनिश्चित व्यवहार पद्धति व आचरण पद्धति बोध की दीक्षा संज्ञा है, जो व्रत है जिसकी विशृंखलता नहीं है अथवा जिसमें अवरोध नहीं है। ठीक है, कुछ समझ में आता है इसमें? कुछ भी अनुमान नहीं बनता? हाँ बताइए, क्या बनता है? जैसे दीक्षा में हमारा एक आचरण है वो निश्चित हो गया है, और उसकी एक मतलब एक विधि सुनिश्चित हो गई है कि आचरण है वो इस प्रकार से होगा। आचरण सुनिश्चित हुआ, आचरण की विधि सुनिश्चित हुई। क्या लिखा है? आचरण विधि, आचरण की पद्धति। हाँ, क्या मतलब हुआ इसका? नहीं, सुनिश्चित व्यवहार पद्धति। आपने जो अध्ययन किया है ना, इसका अर्थ क्या दीक्षा का? आप अध्ययन में से गुजरे, अध्ययन से गुजर के आप आ गए अनुभव में, अनुभव में आ गए, अब आपको स्पष्ट हो गया जीना कैसे है ना। अब जब आपके अंदर ये स्पष्ट हो गया तो व्यवहार की पद्धति, आचरण की पद्धति आपको स्पष्ट हो गई है, और आप इसके को ऐसे जीने के लिए संकल्पित हो गए। इसका नाम दीक्षा है। हर स्टूडेंट की जो दीक्षा है वो क्या है? दीक्षांत समारोह करते हैं ना आप लोग, क्या मतलब है उसका? कि इधर कुछ सीखा है, कुछ समय बिताया है, अब इसको हम जीने जाने के लिए तैयार हैं। उसमें होना क्या है? यही तो होना है, व्यवहार पद्धति सुनिश्चित होनी है, आचरण पद्धति सुनिश्चित होनी है, उसकी समझ पूरी होनी है। ठीक है, यानी जो दीक्षा लिया हुआ मानव है वो अनुकरणीय है, ऐसा कह सकते हैं ना। जो दीक्षा लिया हुआ मानव है, अब वो स्वायत्त मानव है, वो स्वायत्तता को प्रकाशित कर सकता है, यानी स्वयं में विश्वास को, है ना, श्रेष्ठता में सम्मान को, श्रेष्ठता के सम्मान को, व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबी, व्यक्तित्व और प्रतिभा में संतुलित, इसको वो समझ गया है। इसको जीने के लिए उसमें संकल्प हो गया, अब उसको प्रकाशित करता है। जी,
उससे पहले कैसे होगा? हाँ, एडमिशन को देते हैं या डिग्री जो एंड होता है उसको देते हैं? शिक्षा शुरू होने पे दीक्षा है, शिक्षा पूरी होने पे? जैन धर्म में वो दीक्षा लेते हैं ना, वो भी करेक्ट। हाँ, तो वो उसमें उसमें आशय क्या है कि जो दीक्षा लेता है अब वो एक प्रकार के इस तरीके से जीने के लिए संकल्पित हो गया, वही है ना उसमें आशय, वही। हाँ, तब दीक्षा हुई, दीक्षा तभी हुई जब संकल्पित हुआ। तो आचरण जो पद्धति जो स्पष्ट होगी वो पहले आपको अध्ययन से ही होगी ना, तभी तो आप संकल्पित हो पाओगे, नहीं तो आप संकल्पित हो जाओगे करोगे कुछ और, है ना। संकल्पित होने के लिए आपकी शिक्षा पूरी होनी पड़ेगी ना। ठीक है, कोई और बात? माइक दीजिए। नहीं, ये कंफ्यूजन मुझे ये हुआ कि हम अनुभव के बाद बोल रहे हैं कि संकल्पित हुए, अनुभव के पहले भी हम संकल्पित अनुभव के लिए होते हैं या फिर वो तीव्र इच्छा है। हाँ, वो तीव्र अच्छा। क्योंकि अभी तक हम यही समझ रहे थे कि अनुभव मीन्स आचरण पूर्णता, क्रिया पूर्णता हो जाए। इससे मुझे ये थोड़ा और क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि अनुभव के बाद हम जब आचरण और व्यवहार में पूर्णता की बात कर रहे हैं, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो पहली बात की अनुभव ज्ञान होने से क्रिया पूर्णता होती, आचरण पूर्णता नहीं होती। पहला तो ये पकड़ना है, जरूरी है। आचरण जीने में है, जो ज्ञान हमने अर्जित किया है इसके अनुरूप जीने में अभ्यास लगता है, तभी तो अभ्यास दर्शन है ना। वही कर्म अभ्यास, व्यवहार अभ्यास, है ना, चिंतन अभ्यास, इसीलिए तो वो अभ्यास है ना। ज्ञान हो गया ना, मानव रूप में जीने का स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी तक क्या माना था? मानव की डेस्टिनी, फाइनल डेस्टिनेशन ज्ञान है। ज्ञान हो गया तो खत्म हो गया, सब फिनिश्ड, जर्नी इज ओवर। नो, अभी तो पहला स्टेप लिया ज्ञान। अब मानवीयता को आप प्रकाशित करने योग्य हो गए। तो आप प्रकाशित करते हो तो प्रकाशन में आपको समय लगता है, धीरे 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 निखार आता है उसमें जीने में। वही आचरण की प्रखरता बढ़ती है। तो आचरण के अंदर अलग अलग लेवल्स होते हैं। कोई परिवार की सीमा में आचरण अभी कर पा रहा है, कोई परिवार समूह की सीमा में कर पाता है, कोई समाज के अर्थ में कर पाता है, कोई संपूर्ण प्रकृति के साथ भी कर लेता है। उसमें समय लगता है। जिसकी जहाँ तक कोई परिवार तक संतुष्ट हो गया तो परिवार में मजे से जिएगा, कोई उसको किसी की कामना उससे अधिक है तो देव मानवीयता में जिएगा। किसी को पूरी मानव परंपरा या चारों अवस्थाओं की परंपरा के बारे में उसका फैलाव है ना, उसको बोला विशालतम, वो दिव्य चेतना में जिएगा। तो ये जो मानव, देव मानव, दिव्य मानव, ये आचरण में भेद है इनके। मूल में तो मानवीयतापूर्ण आचरण है, लेकिन इसमें साथ में उपकार प्रवृत्ति बढ़ती जाती, ये इसका मूल भेद है। तो जो मानव होता है उसे 3 ऐषणाओं में वो जीता है ना। देव मानव केवल लोकेशना में जीता है। तो 3 ऐषणाओं के साथ उपकार करता हुआ मानव है ना। देव मानव क्या है? केवल लोक ऐषणा और उपकार। दिव्य मानव क्या है? केवल उपकार, उसे अब कोई प्रतिफल नहीं चाहिए, है ना, कि मैं समाधान पूर्वक जी रहा हूं, इसके लिए यश भी नहीं चाहिए उसे, उससे भी मुक्त हो जाता है। ठीक है ना। तो आचरण पूर्णता तब है जब दिव्यता में स्थापित हो गए, है ना। यानी समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व को आपने प्रमाणित कर लिया, यह आचरण पूर्णता है। मतलब ज्ञान हुआ में अनुभव हुआ मीन सिर्फ ज्ञान हुआ है, उसके बाद हम आचरण पूर्णता की तरफ
हाँ, आगे बढ़ना है। अब जीने में उसको प्रकाशित करना है, उसको प्रमाणित करना है। ठीक है। भैया अनुभव मूलक विधि से हम जब आगे बढ़ते हैं, इसमें जो आपने कहा उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे हुआ कि अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी विधि से जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो सूचना मिलती है उससे डायरेक्ट क्रिया पूर्णता में हम जा सकते हैं, या फिर जब हम जीते हैं जो सूचना के अनुसार तभी उसका संस्कार बनता है और तभी क्रिया पूर्णता हो पाती है, और फिर उसके अनुसार वापस से जीना हुआ, यानी कि क्रिया पूर्णता के बाद जीना फिर से शुरू हुआ और जीते जीते क्रिया पूर्णता तक पहुँचे अनुभवगामी विधि में। देखिए, अनुभवगामी विधि में हम अध्ययन करते हैं, है ना। सबसे पहले तो सूचना ही सुनते हैं, सूचना ठीक लगती है तो इसके आधार पर जीने का कोई संकल्प बनता है या तीव्र इच्छा बनती है ना। जो तीव्र इच्छा बनती है उसमें हम शोध कर रहे होते हैं, उसमें हमें स्पष्टता नहीं है अभी, क्योंकि अनुभव से पहले स्पष्टता तो होती नहीं है, पर अभ्यास तो है ना। जैसे अभी आप न्याय समझ ही गए, आप बता ही रहे थे कि घर में परिवार में श्रीमती जी के साथ व्यवहार में आप कुछ कुछ प्रयोग करते ही रहते हो, तो क्या वो हर प्रयोग आपका पूरा हो जाता है? तो उसमें आपको दिखता है अरे यहाँ ठीक रहा, यहाँ तो कमी रह गई। तो ये जो शोध है आपका, इससे आपके अंदर फिर आपकी पात्रता अनुसार आपने योग्यता को व्यक्त किया, आपकी पात्रता विकसित हुई, फिर पात्रता अनुसार और वस्तु को ग्रहण किया, फिर आपने उसको प्रकट किया, फिर आपकी योग्यता बढ़ी। तो इस तरीके से योग्यता पात्रता के चक्र में आप आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसमें व्यवहार की सुनिश्चितता निरंतरता के अर्थ में नहीं है ना। ये प्रयोगात्मक विधि से चलता है अभ्यास अध्ययन काल में, है ना। अनुभव के बाद क्रियापूर्णता के बाद अब प्रयोगात्मक नहीं है, वो निश्चित है क्या करना है आपको, है ना। फिर उसको अलग अलग क्रिएटिविटी से आप उसको प्रकट करते रहते हो, ठीक है ना। उसमें आपको पूरी स्पष्टता है, इसमें स्पष्टता नहीं है। इसमें तो अनुभव से पहले तो मानना ही है ना, जानना कहाँ हुआ। जब तक हम इस डिफरेंस को नहीं देख पाते कि समझ कहाँ है और विचार कहाँ है, विचार यानी कल्पनाशीलता के स्तर की जो बात है ना, तब तक ये कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, और बताइए। भैया समझ के बेसिस पे एक क्वेश्चन बन रहा है कि जैसे हम बोल रहे हैं कि मानव की मूल क्षमता जो है वो सेम है इन टर्म्स ऑफ समझ, पर फिर हर एक इंसान कैसे समझ रहा है वो वापस वहाँ पे ये आ जाता है कि उसकी चेतना का स्तर क्या है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, समझ और चेतना का स्तर? ठीक, तो ज्ञानावस्था है ना, ज्ञानावस्था की क्षमता है इतनी, यहाँ है जीव चेतना और यहाँ है दिव्य चेतना। ठीक है, कोई भी ज्ञान अवस्था की इकाई होगी, कम से कम होगी तो जीव चेतना में होगी, अधिकतम होगी तो दिव्य चेतना में होगी। ये रेंज हो गई पूरी। तो ये जो रेंज होती है इसको हम नाम देते हैं क्षमता। ज्ञान अवस्था की क्षमता इतनी है। ज्ञान अवस्था की इकाई इतना वहन करती है, जीव चेतना से लेके दिव्य चेतना तक, है ना। ये डेफिनेट है, ठीक है। हाँ, पोटेंशियल, ठीक है। अब जीव चेतना है, फिर मानव चेतना है और देव चेतना है। ठीक है, जीव चेतना में भी एक रेंज है। कोई 4 विषय में ही लिप्त है,
ये 4 भी छोड़ दीजिए, एक ही विषय में लिप्त है, सुबह से शाम तक बस खाने का ही सोचता रहता है, ऐसे भी लोग होते हैं, है ना। और कोई है जो संवेदनशीलता के आधार पे, है ना, सभी मतलब अपनी भी जो अस्पष्टता उससे भी पीड़ित है और समाज की जो दुर्दशा उससे भी पीड़ित है, तो संवेदनशीलता उसकी काफ़ी विकसित हो गई है। तो ये भी एक रेंज है पूरी की पूरी। ये रेंज कहाँ से कहाँ है? ये विषयों में लिप्त होने से लेके अनुभव तक की रेंज है। जीव चेतना एक क्षमता है, कहाँ से लेके कहाँ तक? विषय से अनुभव तक। इसी में हमारा अध्ययन काल भी है ना। इसी को हम भ्रमित अवस्था भी कह रहे हैं, यहां से लेके यहां तक। यहां से लेके जब अनुभव तक नहीं पहुंचे तब तक भ्रमित है, अनुभव में आ गए तो जागृत हो गए, है ना। तो जीव चेतना के बाद यहां तक भ्रमित है और यहां तक जागृत है। तो जीव चेतना एक क्षमता है। इसमें हम कहाँ स्थित हैं? क्या हम विषयों में लिप्त हैं? ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा होता तो यहाँ कोई बैठे ही नहीं होता। अभी यहाँ पे कौन सा विषय का भोग हो रहा है ना। तो आपके लोग कहीं आगे, आप लोग विषय में थोड़ा ना सीमित हैं, है ना। आप ज्ञान के अर्थ में सक्रिय हो चुके हैं, तो आप कहीं इसके पास ही होंगे, यहाँ कहीं होंगे, अध्ययन काल में है तो कहीं इस तरफ होंगे। तो ये जो अलग अलग स्थितियां हैं एक ही क्षमता में, कोई इधर हो सकता है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, ये योग्यता पात्रता कहलाता है। ठीक है। योग्यता का मतलब होता है जो मेरी स्थिति है उसके अनुरूप व्यक्त होना, इसको बोला योग्यता। और जो मेरी स्थिति है उसके अनुरूप ग्रहण करना, इसको बोला पात्रता। ठीक है। तो ग्रहण क्रिया का नाम है पात्रता और व्यक्त करने की क्रिया का नाम है योग्यता। और वहन क्रिया जीव चेतना में कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, क्या क्या वहन कर सकता है? तो यहाँ तक पूरा वहन कर सकता है, अनुभव तक, उसको बोला क्षमता। तो क्षमता, योग्यता, पात्रता, एक तो ये बात हो गई। अब जब हम कोई चीज़ को व्यक्त करते हैं, जैसे मैं आप लोगों को अभी कोई बता रहा हूँ कुछ चीज़, अभी है ना संप्रेषणा कर ही रहा हूँ। जब संप्रेषणा कर रहा हूँ तो मेरे को ये दिख रहा है कि ये वाली बात ठीक से जा रही है और यहाँ पे कुछ कमी रह रही है, मेरे को खुद पता चलता है। आप भी जब बोलते हैं आपको भी पता चलता होगा, है ना। तो जब बोल रहे हैं उससे हमें दिख रहा है कि ये कमी है, तो जैसे ही दिखा कमी है तो उसको पूरी करने के लिए अंदर पात्रता बन गई ना। तो योग्यता अनुरूप व्यक्त होने से, यानी योग्यता को प्रकाशित करने से पात्रता बढ़ती है। ठीक है ना। क्योंकि आप जैसे ही व्यक्त होंगे आपको अपना शॉर्टकमिंग दिखेगा, आपके अंदर पहचान हो गई। तो पहचान हो गई तो आपको उसको उसके अनुरूप ग्रहण करने की क्षमता, आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई। अब जैसे ही वो कैपेसिटी बनी ग्रहण करने की, उसके अनुरूप जैसे ही आप ग्रहण करते हो अब आपकी व्यक्त करने की कैपेसिटी बढ़ गई। तो पात्रता अनुसार ग्रहण करने से योग्यता बढ़ जाती है, योग्यता अनुसार व्यक्त करने से पात्रता बढ़ जाती है। तो अगर ये ऐसे है तो योग्यता व्यक्त की तो पात्रता बढ़ गई, पात्रता व्यक्त की योग्यता, तो ऐसे करते करते पूरी क्षमता तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। हाँ, तो अब आगे अनुभव हो गया, जीव चेतना की पूरी क्षमता तक हो गए। अब क्षमता विकास, जीव चेतना से मानव चेतना में आ गए, तो जैसी पूरी क्षमता अनुरूप हो गए तो क्षमता विकास हो जाएगा। अब अलग क्षमता आ गई। हर क्षमता के निश्चित बल होते हैं, हर क्षमता की अपनी ताकत है ना। उसी के आधार जो बल होगा उतना ही वहन कर पाता है वो। तो अब समझ पूरी हो गई है, अनुभव ज्ञान हो गया, अब उसका वहन करने की सीमा कुछ और हो गई है। अब वो न्याय, धर्म, सत्य, है ना, जो मानव है वो न्याय प्रधानता से जी सकते हैं, यानी न्याय को वहन कर सकता है।
देव मानव धर्म को वहन कर सकता है और दिव्य मानव सत्य को वहन कर सकता है। भैया अपनी क्षमता का मतलब वहन बोला, हम्म, वहन मतलब समझ नहीं आ रहा। ठीक बात है। तो किसी चीज को कितना आप लेके चल सकते हो। जैसे अब अभी हम किसी गाय को ज्ञान दें, उसको कुछ अर्थ समझाएं कि प्रयोजन का अर्थ क्या होता है, वो समझ पाएगी। हम बहुत अच्छे से, बहुत पेशेंस के साथ, है ना, पूरे ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन के साथ इधर एक गाय को बिठा देते हैं, समझ में आएगा उसे। उससे अगर समझ में भी आता होगा तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका बॉडी का वो लिमिटेशन है। तो बॉडी का लिमिटेशन ग्रहण करने में भी उतना ही है। नहीं, उसमें गठनपूर्ण परमाणु तो है ही ना। अब परमाणु का काम नहीं है, ये गाय का काम है। बॉडी जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में काम करता है। परमाणु सीधा सुनता नहीं है, शरीर के माध्यम से ही है सारा। शरीर ही उसका लिमिटेड डेवलप है। तो गाय को समझदारी का या शिक्षा का कोई कार्यक्रम हो सकता है गाय के साथ। हम गाय को ट्रेनिंग दें कि घोड़े की तरह चलो, तो घोड़े की तरह चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? उसको वहन नहीं कर सकती, उसमें वो एबिलिटी, नेचुरल एबिलिटी नहीं है कि उसको वो कर पाए, उसको कैरी नहीं कर सकते। नॉलेज को कैरी करना केवल मानव के बस की बात है। वाहक, धारक, वाहक एक शब्द आता है, जो धारण करता है और वहन करता है, लेके चलता है मतलब। तो मानव ही ज्ञान का धारक वाहक है। वाहक का मतलब उसको लेके चलने, वहन करने वाला, कैरी करने वाला, ठीक है ना। जबकि गाय भी जीव चेतना में है और मानव भी जीव चेतना में है, लेकिन गाय जीवावस्था में है, उसकी क्षमता जीवावस्था अनुरूप है। मानव ज्ञानावस्था में है, इसलिए जीव चेतना में होते हुए भी ज्ञान को लेके चल सकता है। ठीक है, एक मिनट। तो ये पकड़ में आया कि नहीं? वहन का मतलब नहीं लग रहा, नहीं पकड़। कुछ क्या सोच रहे जब मैं बोल रहा हूँ? मतलब मैं वही कैरी करना, मतलब मुझे है ना वो नहीं, अभी तो मेरे को लगा कुछ और चल रहा है पीछे। मैं किसी का ही चिंतन कर रही थी। अच्छा, क्षमता मतलब इसमें ध्यान दीजिए कि अभी अगर सुनते वक्त कुछ और चलेगा, जो हमने पकड़ रखा है परमाणु, वो तो ये बराबर है, उस तक तो सूचना जा रही है, एक्सप्रेस ही तो नहीं कर पा रहा, वही चलता जाता है। तो उसको फ्रेश रूप में सुनिए एक बार और फिर से, शायद पकड़ में आ जाए। ठीक है ना, उनको ड्रॉप करना पड़ेगा। ये जो हैं, जो मैच नहीं कर रहे, तो जो पुराना वाला है उसको ड्रॉप कर दीजिए, फॉर द टाइम बीइंग ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, ये अभी रेलेवेंट नहीं, हटाओ इसको, फिर से सुनते, फ्रेश सुनते। फिर फ्रेश में क्लिक करता है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं तो पुराना वाला तो रखा ही है, वो तो आ ही जाएगा। लेकिन सुनते वक्त अगर उसको कंसिडर करते रहे, सुनते वक्त जो पुराना वाला उससे मैच करते रहे, तो घुसेगा ही नहीं अंदर, सुनना ही नहीं पूरा होगा। इतना ध्यान देना, ठीक है। तो वहन का मतलब वही है कि जिसकी नेचुरल एबिलिटी है जितने को लेके चलने की, वो उसकी क्षमता है, यानी उतने को वहन कर सकता है ना। तो जो पशु पक्षी हैं वो क्रूरता को वहन कर सकते हैं, उस स्वभाव को। मानव जो है धीरता, वीरता, उदारता को कर सकता है ना। ये सब मानवीय स्वभावों में आते हैं, है ना। तो जो वहन करने की बात है, मतलब उसकी नेचुरल कैपेसिटी क्या लेके चलने की है। इसलिए हम देखिए, पूरे अध्ययन में मानव की जब बात करते हैं, हम 4 विषयों में बहुत ज़्यादा चर्चा ही नहीं होती। खाने पीने की बातों पे कोई नहीं, आहार आवास अलंकार होता बोल के छोड़ देते। कहाँ उसकी बात है? उसकी असली चीज़ क्या? ज्ञान। तो सारा मुद्दा ही चर्चा का ज्ञान का बना रहता है। ज्ञान को अर्जित करना और ज्ञान अरूप जीना, इतनी ही तो बात है सारी, क्योंकि यही मानव का मुख्य मुद्दा है। इसी को वहन करता है मानव, ज्ञान,
है ना, ज्ञान को अर्जित करना और उस अर्जित ज्ञान के आधार पे जीना, यही हमारा मुद्दा है केवल, इसी को पकड़ने के लिए। हाँ भैया बताइए। योग्यता का मिलन ही वो क्षमता में आता है जीने के स्वरूप में। क्षमता मतलब जीना, यहाँ पे ऐसे बोलो। क्षमता का मतलब है क्या रेंज है जीने की, है ना। पात्रता का मतलब है मेरी अभी इस रेंज में क्या स्थिति है, उसके अनुसार क्या ग्रहण कर सकता हूँ। जैसे बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, है ना, अभी उसको अक्षर ज्ञान नहीं हुआ पूरा, क्या उसको हम वाक्य लिखना बता सकते हैं? नहीं। तो अगर अक्षर ज्ञान ही है उसे, तो उसको फिर शब्द बनाना सिखाया जा सकता है। तो उसकी पात्रता शब्द बनाने की है, ना कि वाक्य बनाने की अभी, है। तो उसको वो दिया जा सकता है। वो जो लिखता है, अक्षर लिखता है, ये उसकी योग्यता है। कितना व्यक्त कर पा रहा है? अच्छा ABCD या क ख ग पूरा लिख लेता है, ये उसकी योग्यता है। जितनी योग्यता है, जैसी उसको व्यक्त करता है इसके आगे, तो उसके आगे मतलब उसकी पात्रता बढ़ गई। ठीक है ना। छोटे बच्चों को कभी किताब पढ़ाई है ना, तो पढ़ाएंगे आगे आगे, तो ये तो हो गया उनका। जब तक हुआ नहीं, अच्छा ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना, इसमें क्या हुआ, उसको पूछो। जब उसका पूरा हो गया, इसके आगे यहाँ जाता है। ठीक है। अब इंग्लिश में आप डिफाइन कर लीजिए। एक देखो, उसको तो पोटेंशियल बोला क्षमता को, है ना। योग्यता को कॉम्पिटेंस बोल सकते हैं, ठीक बात है। पात्रता को बोलने जाएंगे तो रिसेप्टिबिलिटी बोल सकते हैं, है ना, रिसीव करेगा। हाँ, तो रिसेप्टिबिलिटी उसकी क्या है? ठीक है, थैंक यू। हो गया? और कोई बात? हाँ भैया, है कोई और मुद्दे? व्यवहार दर्शन। जैसे ही बच्चे को देखिए, अभी ये जो योग्यता, पात्रता, क्षमता है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है ना, इसको हमें पकड़ लेना चाहिए ठीक से। जीने में, जीने का मतलब क्या है? जीने का मतलब होता है व्यक्त कर पाना, है ना। तो वो योग्यता के रूप में आ जाएगा, है ना। जीने में और सुधार करना है तो कुछ ग्रहण करना पड़ेगा, वो पात्रता के अर्थ में आ जाएगा। पात्रता, हाँ। तो क्षमता की रेंज है, उस क्षमता में हम कहाँ हैं इस वक्त, है ना, उसके आधार पे क्या ग्रहण कर सकते हैं, पात्रता है, क्या व्यक्त कर सकते हैं, ये योग्यता। योग्यता अनुरूप व्यक्त करने से पात्रता बढ़ती है, पात्रता अनुरूप ग्रहण करने से योग्यता बढ़ती है। वो चलते चलते पूरी क्षमता पूरी हो जाती है। हाँ, तो क्षमता में हम पहुंच गए, क्षमता पूर्ण हो गई, अब क्षमता विकास हो जाता है। क्षमता विकास होते से हमें नए बल स्थापित हो जाते हैं। जीव चेतना से मानव चेतना में आते हैं तो न्याय प्रदायी क्षमता स्थापित हो जाती है, नहीं तो न्याय प्रदायी क्षमता नहीं होती है। दूसरा, सही और गलत का जो अंतर है ये स्पष्ट हो जाता है। तीसरा, सत्य का बोध हो जाता है ना। वो तीन बताया ना कि न्याय का याचक है, न्याय प्रदायी क्षमता है, हर मानव संतान जन्म से, है ना, सही कार्य करने का इच्छुक है लेकिन सही और गलती का भेद नहीं जानता, और सत्य वक्ता है पर सत्य का बोध नहीं है। तो ये जो तीन कमियां थे पूरी हो जाती हैं। तो ये जो तीन बल आ गए उसके अंदर, अब उनको व्यक्त कर पाते हैं। बल का रूप ही स्थापित मूल्य है, उसमें मूल्य स्थापित हो जाते हैं, जो 9 व्यवहार में मूल्य हैं। धीरता, वीरता, उदारता को व्यक्त करने की उसमें क्षमता आ जाती है, अभ्यास पूर्वक उनको व्यक्त करता है ना। पहले धीरता से शुरू करता है, वीरता में आता है, उदारता में आता है, फिर दया, कृपा, करुणा को प्रकाशित, फिर फाइनली करुणा को कर सकता है ना।
तो धीरता वीरता उदारता मानव चेतना की रेंज में है, दया कृपा देव मानव की रेंज में है, और करुणा जो है दिव्यता की रेंज में है। रेंज माने क्षमता। ठीक है, हाँ भाई माइक से बताओ, माइक दीजिए, माइक। मैं अन्यथा ले लेता हूँ। नहीं नहीं, पर मुझे जो जिज्ञासा थी वो कंफर्म मीन्स कि वो उसका उत्तर नहीं मिल रहा था, तो हास हाँ। का और विकास का मुझे प्रश्न था, तो वो मुझे जिज्ञासा थी तो वो कंफर्म नहीं हो रहा था, इसलिए आपसे प्रश्न पूछ रहा था। हाँ। अगर अनुभव है तो अनुभव तो लास्ट में है, किसके लास्ट में? मीन्स के साक्षात्कार बोध संकल्प उसके बाद प्रमाण और अनुभव, हाँ, तो लास्ट में आता है ऐसे, तो अनुभव। ऐसे नहीं, ये क्रम नहीं है। साक्षात्कार बोध अनुभव, हाँ, ये अनुभव क्रम। है तो वो लास्ट में है, तो फिर अगर अनुभव से पहले है तो क्वेश्चन ये मेरा था कि रास कैसे वो हो सकता है, तो अभी आप भी है या फिर कोई भी है तो वो अनुभव तक नहीं पहुंचा है अभी तक, तो अनुभव तक नहीं पहुंचा है तो वो रास की तरफ जा सकता है, या फिर कोई चीज़ है वो अपने में प्रमाणित हो जाती है, कोई चीज़ या फिर कोई बात अपने में प्रमाणित हो जाती है और वो वहाँ पे रह जाती है, तो फिर या फिर एग्जाम्पल लेके सर समझाए ना। तो आपका जैसे पूछना है अनुभव तक नहीं पहुंचा है तो अध्ययन काल में गलती कर ही सकता है। सामान्य तौर पे गुस्सा नहीं आता है, पर कोई परिस्थिति हो सकती है, आ ही जाएगा। आप ज्यादा परेशान करोगे तो हो ही जाएगा। या कोई भी करे, है ना, ऐसा हो ही जाता है। तो अनुभव से पहले तो हो जाता है। ओके, मतलब वो हो सकता है। हाँ, अब उत्तर हो गया, यही पूछना चाह रहे थे ना। हाँ, तो वो रास कभी भी अगर अनुभव तक नहीं पहुंचे तो वो जा सकता है, ऐसा। हाँ, क्लियर। कब से आधे घंटे से वो चल। अच्छा, और बाकी सुनना छूट गया देखो इस चक्कर में। पहले ही पूछ लेते, ठीक। हाँ, हाँ। 159 में चालन का अर्थ लिखा है त्वरण, फिर उसके नीचे संचालन संगठित रूप से पूर्णता के अर्थ में चालन, विधिवत चालन, मतलब किसका चालन, पहले तो चालन ही नहीं समझ में आ रहा है। तो कहाँ है चालन, क्यों आ गया पीछे देखो। इसका कहीं वो ये सारे बहुत सारे डेफिनेशंस एक साथ हैं। अच्छा, ये तो डेफिनेशन की लिस्ट में। हाँ, लिस्ट में है। तो चालन की रेफरेंस ढूंढो पहले। मतलब पैराग्राफ में कहीं नहीं आया है। नहीं नहीं, अच्छा पूछ लीजिए ना अपने सह अध्ययनकर्ताओं से पूछिए। चैतन्य के द्वारा जड़ पक्ष का चालन। हाँ થઈ છે કારણ કે બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ ક્વેશ્ચન છે. ठीक है, मतलब मीनिंग नहीं समझ आ रहा है चालन का। हाँ, तो अब जो उसका सेंटेंस था वो पढ़ो पहले, क्या लिखा है उसमें। व्यक्ति का मूल्यांकन उसके माइक दीजिए, सबको सुनाई देगा। व्यक्ति का मूल्यांकन उसके चैतन्य पक्ष की प्रतिभा का ही मूल्यांकन है, क्योंकि चैतन्य इकाई द्वारा ही जड़ पक्ष का चालन, संचालन, प्रतिचालन, परिपालन, परिपोषण, मूल्यांकन, परिवर्धन व परिवर्तन की क्रिया का संपादन हुआ है, जो उसी की इच्छा व विचार का पूर्व रूप है। क्या समझ में आया इसमें? कि जब हम व्यक्ति का किसी का मूल्यांकन कर रहे हैं, है ना, तो उसके शरीर का मूल्यांकन नहीं कर रहे, उसके चैतन्य पक्ष का कर रहे हैं। चैतन्य पक्ष यानी जीवन का, है ना। तो जीवन ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जीवन ही शरीर को चला रहा है, संचालन कर रहा है, और जितने भी वो शब्द दिए हैं वो जीवन शरीर से जो व्यक्त करता है जितनी उन चीज़ों का, फिर उसकी एक एक करके परिभाषा दी हुई है, उनका मतलब क्या है ना। शरीर को चला सकता है, पूर्णता के अर्थ में चला सकता है ना। संचालन बताया था ना कल, सम या सन लग जाएगा तो पूर्णता, पूर्णता के अर्थ में, जैसे सम्यक हो जाता है वो, सम्मान पूर्णता के अर्थ में मान,
संबंध पूर्णता के अर्थ में अनुबंध, है ना, संचालन पूर्णता के अर्थ में चालन, ऐसे। मूवमेंट या फंक्शनिंग के रूप में, मतलब उसको चला रहा है, ऑपरेशन है, ज्यादा अच्छा ऑपरेशन शब्द है, उसको ऑपरेट कर रहा है। भैया प्रतिपालन का अर्थ लिखा है जीवन में व्यतिक्रम का निवारण, फिर न्याय धर्म सत्य प्रतीत होने के अर्थ में पालन। तो शरीर के साथ में न्याय धर्म सत्य होता है, किसके साथ होता है? जीवन का न्याय धर्म सत्य तो जीवन के साथ जुड़ा हुआ है ना। ये तो बड़ी समस्या हो गई। अब जीवन बिना शरीर के न्याय कैसे व्यक्त करेगा? मतलब शरीर के साथ पोषण होता है। देखिए, ये इसको छोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या छोड़ना पड़ेगा? जीवन को अकेले देखना। इस दर्शन का नाम है मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान, अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान। ये दर्शन एक सामान्य मानव के रूप में जीने का दर्शन है। ये किसी जीवन या आत्मा के रूप में जीने का दर्शन नहीं है, ये पहले समझना है। तो ये जीवन केंद्रित चिंतन ज्ञान नहीं है, मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान है। तो जितनी भी बातें हैं वो शरीर के माध्यम से ही व्यक्त होने के रूप में है, शरीर के साथ संयोग। शरीर साधन है, उसका प्रयोजन है पूरा, उसको बाईपास करके कोई बात नहीं होगी, है ना। तो जो जितना भी है न्याय धर्म सत्य, ये मानव रूप में हम करते हैं व्यक्त, तन मन धन से व्यक्त करते हैं। ये स्पष्ट होता है? नहीं, इसमें समस्या है। क्या समस्या बताइए? मतलब ये एक्चुअली परिचय शिविर में कुछ और सुना था। और क्या सुना था? मतलब ये तुलन में जो जीवन क्रिया में आता है ना, प्रिय हित लाभ और न्याय धर्म सत्य। जीवन क्रिया में है, पर ये प्रिय हित लाभ किस चीज का होता है? आपको क्या प्रिय है? वो शरीर से छोड़ के है, शरीर के साथ है? फिर न्याय धर्म सत्य शरीर के साथ है, शरीर को छोड़ के? तो फिर तो सब न्याय धर्म सत्य जो होगा मरने के बाद ही होगा फिर, है ना। फिर तो हम पहुंच गए पुराने दर्शनों में कि शरीर बंधन है, इससे मुक्ति पहले चाहिए, तो उस ट्रैक पे पहुंच जाते हम। तो इसलिए मानव केंद्रित चिंतन है, शरीर के साथ वाला। ठीक है। इसलिए विकल्प पढ़ना जरूरी है। विकल्प पुस्तक दी है ना एक, उसको पढ़ना जरूरी है और उसको समझना जरूरी है, क्या कह रहे हैं उसमें। 5 या 6 पन्ने की है, लेकिन उसका प्रीफेस ही अगर पकड़ में आ गया तो कहानी आगे बढ़ती है। वो प्रीफेस अगर पकड़ में नहीं, आधे पेज का प्रीफेस है उसका, 6 लाइनें हैं कुल उसमें, पर वो इसकी पोजीशनिंग है। ठीक है, ठीक है दीदी बताइए। एक वो पेज 141 पे जी, केवल वृत्ति और मन के संयोग की स्थिति में मानव जीवन में निद्रा अथवा स्वप्न का कार्य ही संपादित होता है। कार्य व्यवहार में प्रमाणित न होने वाली कल्पनाएं स्वप्न है। तो उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें 2 क्वेश्चन बन रहे थे कि जैसे सपना, हम कुछ लोग होते हैं जिसको कंटिन्यूअसली सपने आते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको कभी नहीं आता। एक ये क्वेश्चन, वो ऐसा क्यों होता है, क्यों डिफरेंस है। और दूसरा क्वेश्चन है कि सपने में कुछ चीज़ें ऐसी आती है कि जैसा हमने कभी सोचा ही नहीं होता, तो वो आता है तो वो कौन से बेस के आधार पे, जैसे हमने कभी नहीं सोचा ऐसा सपना या ऐसा कुछ आ जाता है। तो वो स्वप्न और निद्रा में डिफरेंस भी क्लियर नहीं हो रहा और ये दोनों क्वेश्चन का आंसर भी नहीं मिल रहा। ठीक है। तो हम ही को कभी कभी गहरी नींद आ जाती है, कभी कभी इतनी गहरी नींद नहीं होती। जब गहरी नींद होती है तो कोई सपना याद नहीं रहता है,
जब गहरी नींद नहीं होती है तब सपने आते हैं, याद रह जाते हैं। इतना ही अंतर है नींद की गहराई से, है ना। तो जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 शब्द आए। सुषुप्ति का मतलब है गहरी नींद, डीप स्लीप। उसमें शरीर को पूरा आराम मिलता है ना। स्वप्न के अंदर शरीर को पूरा आराम इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि कुछ ब्रेन्स का अभी भी कुछ एक्टिविटी चलती रहती है, और क्योंकि उसमें अभी पूरा ठीक से अवेयरनेस नहीं है, जो जिसको बोलते हैं चेतना पूरी नहीं है, क्योंकि अभी नींद में है, तो उसका फंक्शनिंग जो होता है वो रैंडमली होता है। उस वक्त हर मनुष्य में क्रिएटिविटी होती है ना, उसका आधार उसकी कल्पनाशीलता है। तो जब कल्पनाशीलता रियल वर्ल्ड से जुड़ी नहीं हुई, क्योंकि अभी हम सोए हुए हैं, तो वो अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कुछ भी इमेजिन कर लेती है। इसलिए सपना कुछ भी हो सकता है। कई बार ऐसी चीज़ों का हो सकता है जो हम जानते हैं, कई बार ऐसी चीज़ को ऐसे तरोड़ मरोड़ लेते हैं हमने सोचा भी नहीं होता, कुछ आ नहीं रहा होता। ठीक है, हमारी ही क्रिएटिविटी है वो। जिस कोई भाव से, किसी विचार से, किसी इच्छा से, वो हमारी कोई सूक्ष्म में पड़ी रहती हैं। वो चीज़ें कहीं ना कहीं हाफ प्ले कर रही होती है, पूरा प्ले भी नहीं हो रही, एकदम सामने भी नहीं आ रही है। तो उस तरीके से, और बहुत सारी चीज़ें मिलके कुछ जंबल अप होके कुछ बन जाती है। जी 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 जी, है ना। कई बार होता है कि हम एक स्थिति में, वही उसी सपने की कंटिन्यूटी में अब कहीं और पहुंच गए, कोई कनेक्शन ही नहीं होता उसका रियलिटी से, है ना। ऐसा भी हो जाता है। हाँ, तो वो क्योंकि अब वो रियल वर्ल्ड से जुड़ा नहीं हुआ, है ना। ये रियल वर्ल्ड में जो बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसको भी बता देते हैं। देखिए, जो मानव है, ये जो कर्म करता है ना, ये करता है रियल वर्ल्ड में, और ये कल्पनाशीलता है, ये वर्चुअल वर्ल्ड है। रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड में क्या अंतर है? रियल वर्ल्ड जो है ना, ये पेन है, सबको दिख रहा है। मेरी कल्पना में मैं छोड़ूंगा इसे, ऊपर जाएगा, नहीं तो रियल वर्ल्ड है, पर मेरी कल्पना में तो ऊपर ही है। रियल वर्ल्ड नियम, नियंत्रण, संतुलन के आधार पर है। रियल वर्ल्ड में क्या काम करता है? नियम, नियंत्रण, संतुलन, यानी रियल वर्ल्ड व्यवस्थित है, व्यवस्था है। रियल वर्ल्ड क्या है? व्यवस्था, क्योंकि इसमें नियम, नियंत्रण और संतुलन है। ठीक है। कल्पनाशीलता में अज्ञानवश मेरे अपने ही नियम है कि पेन ऊपर जाएगा, मैं इसको डांट लगाऊंगा, ये सब समझ जाएगा। इसकी पिटाई जब तक नहीं करेंगे तब तक समझेगा नहीं। ये मेरी कल्पना का नियम है। अस्तित्व वर्ल्ड में रियल वर्ल्ड में देखा कभी ऐसा होता है किसी की पिटाई करो और वो समझ गया? पिटाई करने से तो केवल पीड़ित होता है, अपमानित होता है ना। तो अगर अव्यवस्था है तो कहाँ है? रियल वर्ल्ड में या वर्चुअल वर्ल्ड में? तो अस्तित्व में अगर कहीं अव्यवस्था है तो केवल वर्चुअल कल्पनाशीलता में, भ्रमित कल्पनाशीलता में, और कहीं अव्यवस्था नहीं। तो अभी तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया अव्यवस्थित है, अभी तक तो यही मानते थे ना। दुनिया में कोई अव्यवस्था नहीं है, केवल इधर है। हमें दुनिया अव्यवस्थित दिख रही है क्योंकि हमारी कल्पनाशीलता अव्यवस्थित है, हमारा नजरिया अव्यवस्थित है। दुनिया व्यवस्थित है, दिख रही है। ठीक है ना। तो अब पहले दुनिया बदलनी थी क्योंकि दुनिया व्यवस्थित थी, अब क्या बदलना है? ये बदलना है, इसको ठीक करना है। किससे ठीक होती है? इससे ठीक होती है। ठीक है ना। कितना छोटा हो गया? पूरी दुनिया ठीक करने से केवल अपने को ठीक करना, यहां पर आ गए।
अच्छा, दुनिया को ठीक करने का कोई अधिकार ही नहीं है, अपने को तो ठीक करने का अधिकार है हमारे पास। तो ये तो हमारे अधिकार की बात हो गई, तो काम आसान हो गया। ठीक है ना? इसलिए दुनिया ठीक करने का बोझ हटा दीजिए अपने कंधों से। आप समझेंगे तो दुनिया तो स्वर्ग है, व्यवस्थित है। हमारा नजरिया बिगड़ा हुआ है। भ्रम, स्वप्न भी नहीं कहेंगे, भ्रम ही कहेंगे उसको। कुछ भी है, सही बात है, स्वप्न जैसे ही है, कुछ में कोई हाथ पैर सर उसका क्या है कैसा है कुछ स्पष्ट नहीं होता। तो उसका क्रम है, इधर जागृति का मतलब मानव की मतलब ज्ञान की उससे नहीं है, ये निद्रा की स्थितियों के हिसाब ऐसे। जैसे अभी हम जागृत हैं, है ना, फिर सोए हैं तो गहरी नींद में नहीं गए तो स्वप्न की स्थिति कहलाती है, गहरी नींद में चले डीप स्लीप में चले गए तो सुषुप्ति कहलाता है। ये मैथमेटिक्स नहीं है कि x की वैल्यू सब जगह एक ही रहेगी। ये एक भाषा है, मानवीय भाषा, इसमें कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट के साथ भाषा है। हाँ नहीं ठीक है, वो मैं समझ गया कि ये सब गलती हम कर चुके हैं, तभी तो आपको बता ठीक है ना। तो आप लोग क्यों उसमें जाए जब हमने कर लिया है, अब उससे आगे वाली गलती करना आप लोग है ना, ये तो कोलैबोरेशन है हाँ, स्वप्न फिर सुषुप्ति। हाँ, ये शरीर के आराम के स्थिति में, शरीर से काम लेने के स्तर में ये बातें हैं, है ना। तो जागृति में हम जीते हैं, है ना, जब शरीर थक जाता है तो उसको हम निद्रा देते हैं। सुषुप्ति को निद्रा भी कह देते हैं। विचारों में जब अव्यवस्था में ज्यादा वो सोचना होता है तब स्वप्न ज्यादा, बाकी विचारों में जब शांति होती है तो सुषुप्ति। तो जब विचार में स्पष्टता नहीं है तो नींद ठीक से नहीं आती है, तो इसलिए स्वप्न हो जाता है। सिंपल है बहुत, कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरी नहीं चाहिए। देखिए सबसे बढ़िया बात जो होती है, सत्य जो होता है एकदम सिंपल होता है, एलिगेंट होता है। सत्य कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। जहां कॉम्प्लिकेशन है वो सत्य नहीं है। नहीं, मेरा बोलने में कुछ नहीं है, आपने अच्छे से सुन लिया, अधिकार आप ही का है। जो आपको पकड़ में आता है इसमें आप ही की भूमिका मुख्य है, मैं तो ऐसा ही मानता हूं, है ना। सूत्र क्या है इसके लिए? प्रभाव प्रभावित करने से नहीं, प्रभाव स्वीकारने से है। ये एकदम मौलिक सूत्र है, इसका तात्विक सूत्र है दर्शन का। प्रभाव प्रभावित करने से नहीं, प्रभाव स्वीकारने से है। यानी एक इकाई है जिसका प्रभाव है, दूसरी इकाई है जो प्रभावित हो सकती है। तो प्रभाव वाली इकाई प्रभावित नहीं करेगी, जिसको प्रभावित होना है उसको उसके दूसरे के प्रभाव को स्वीकारेगी तो प्रभाव होगा। इसको दूसरी भाषा में बोलें तो जैसे मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं और आप समझना नहीं चाहते हैं, तो मैं समझा सकता हूं। मैं कुछ व्यक्त कर रहा हूं पर आप समझना चाहते हो तो आप समझ सकते हैं। तो इतनी सी बात है। तो समझाने की चेष्टा नहीं करनी। देखिए परिचय शिविर करके और थोड़ा सा अध्ययन करके सबसे बड़ी इच्छा तो यही होती है समझा दें, इसलिए आर्ग्यूमेंट्स में फंसते हैं, है ना। खूब कोशिश करते हैं समझाने की, समझाने की चेष्टा नहीं करनी, समझने की करनी है। जो समझ में आ रहा है, जो स्पष्ट हो रहा है, उसको शेयर कर सकते हैं, उसमें कोई इंसिस्टेंस नहीं होना। ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा है,
ऐसा नहीं है, आपको नहीं ठीक लगता, कोई बात नहीं, है ना, नहीं तो अच्छा भले संबंध खराब हो जाते, है ना। जीना मानव रूप में और लड़ाई परमाणु पे कर ली है ना, बात भाई से हो रही है, बहन से हो रही है, और परमाणु के मुद्दे पे लड़ाई करके बैठ के दोनों, ठीक है जी। जैसे चेतना का स्तर मुझे लगता है जिस तरीके से आपने समझाया, जैसा मैं ले पा रही हूँ, तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि योग्यता, पात्रता, क्षमता का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम चेतना का स्तर बोल रहे हैं। हाँ। और समझ किसको बोल रहे हैं भैया? तो चेतना का स्तर 4 हैं। जीव चेतना पहला स्तर, मानव चेतना दूसरा स्तर, देव चेतना तीसरा स्तर और दिव्य चेतना चौथा स्तर, ठीक है। समझना किसे कह रहे हैं? अध्ययन से अनुभव तक पहुंचने को समझना कह रहे हैं। उससे क्या होता है, जीव चेतना से मानव चेतना में आ जाते हैं, इसके लिए प्रयास है। मानव से देव चेतना, देव से दिव्य चेतना ऑटोमेटिकली होती है, आगे चलते रहते हैं, उसमें बहुत प्रयास नहीं। भैया समझने में भी जैसे फिर वो संस्कार प्लस वातावरण की बात हम करते हैं, तो वो वापस अफेक्ट करता है, पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जैसे ऐसा भी होता है कि संस्कार प्लस वातावरण ना होने पर भी उसका चेतना का स्तर ज्यादा हो सकता है। चेतना का स्तर ज्यादा कुछ क्या होता है? चेतना का स्तर का मतलब क्या कह रहे हैं आप? यही कि वो जीव चेतना में ना रह के मानव चेतना में हो सकता है। ऐसा नहीं होता, हर बालक जीव चेतना से ही शुरू करता है। मैं ऐसे बोल रही हूँ कि जैसे एक बालक है, उसको उस तरीके के संस्कार या वातावरण नहीं मिला है जो उसको अनुभव तक ले जाने में हेल्पफुल रहा हो, बट फिर भी वो मानव चेतना तक या मानव चेतना में हो सकता है। और कुछ ऐसा भी नहीं हो सकता है, यहाँ की सूचना अलग है। बिना शिक्षा के नहीं हो सकता। जन्म जो लेगा, जिसने जन्म लिया है, उसको शुरू तो यहीं से करना पड़ेगा। फिर उसको परिस्थिति में अगर शिक्षा मिलती है तो जल्दी आगे चले जाएगा, शिक्षा नहीं मिलती है और उसकी प्रवृत्ति है, किसकी प्रवृत्ति है उसके अंदर? उसके अंदर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है, उन्नति की प्रवृत्ति है, तो वो अपना रास्ता खोजेगा, शुरू तो वहीं से करेगा। एक मिनट, एक कॉन्वर्सेशन। एकदम नहीं सेटल नहीं हो रहा भैया, क्योंकि कोई स्वीकृति बैठी है, कोई मान्यता है। भैया मान्यता के रूप में मेरे अंदर ये क्वेश्चन बहुत टाइम से है। जैसे हम बोलते हैं कि मूल क्षमता में मानव समान है, हर मानव समझ सकता है, तो मूल क्षमता यहाँ से लेके यहाँ तक ज्ञान अवस्था की क्षमता जो है, ये सब समान है सब में। पर समझ जो है वो, जैसे आज आप एक कोई चीज समझा रहे हो सकता है मुझे समझ में ना आए, किसी एक को आ जाए, तो वो समझ हम किसको बोल रहे हैं? वो समझ टुकड़ा नहीं है, समझ तो पूरे ज्ञान की बात है। ये 3, ये स्पष्ट होने की जरूरत, ये समझ है। समझ का मतलब ये 3। तो फिर उसको हम सिर्फ ध्यान में आना बोल रहे हैं? हाँ, उसकी भाषा बोलने लगता है, सुन लेता है, उसको व्यक्त करने लगता है, क्या इतना ही तो जो वो समझ वगैरह। तो देखिए, समझ की बात तो अभी शिक्षा में स्थापित ही नहीं। तो कोई कलाओं में कुछ प्रतिभाएं दिखती हैं, कोई संगीत ज्यादा अच्छा कर लेता है ना, कोई खेल कूद ज्यादा अच्छा कर लेता है, कोई भाषाविद हो जाता है। मैं भैया व्यक्तित्व की ही बात कर रही हूँ, प्रतिभा वाला पार्ट नहीं बोल रही हूँ। तो व्यक्तित्व में कौन सा वाला भाग? जैसे किसी से व्यवहार कैसे करना है, उसकी समझ हो सकता है कि किसी की चेतना का स्तर। ये चेतना का स्तर किसे कह रहे हैं आप? ये कौन सी चीज है? भैया चेतना का स्तर है ना, वो मुझे इससे काफी क्लियर हो। अभी ये जो आपने फ्रेम बताया ना, जीव चेतना से लेके दिव्य चेतना और वो 4 फेजेस, हाँ, तो वो समझ में आ रहा है मुझे। ठीक है। और जन्म जो होता है वो यही होता है, इसी रेंज में होता है, यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं पे। जन्म यहाँ पे होता ही नहीं है किसी का भी। नागराज जी भी दोबारा शरीर यात्रा लेंगे, वो बोल गए हैं, तो यहीं से शुरू करेंगे।
मेरा जैसे आज जो कुछ भी जिसको मैं समस्या बोल रही हूँ शायद, वो मेरी भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान के बीच का जो गैप है वही है। ठीक है। अभी मेरा चेतना का स्तर कोई भी हो सकता है। क्या, कौन सा स्तर? सपोज अभी आपने जो जीव चेतना की क्षमता में जो पशु से लेके मतलब विषयों से लेके अनुभव तक में जो बताया, उसमें से कहीं पे बीच में। हाँ। पर मेरा जो व्यवहार होगा वो हो सकता है यहाँ पे, मतलब व्यक्तित्व में और प्रतिभा में, दोनों में। वो जो मेरी समझ होगी वो अलग होगी। क्या अलग होगा? अलग तो हो ही सकती है। अलग भी होगी तो जीव चेतना में ही होगी, तो चेतना का स्तर तो वही रहेगा। तो हम दोनों को एक बोल रहे हैं, चेतना का स्तर और समझ। हाँ, तो समझ से, जब समझ पूरी होती है तभी चेतना का स्तर बदलता है। तो अनुभव से पहले चेतना का स्तर बदलता नहीं। समझ पूरी होने का मतलब आत्मा में अनुभव ज्ञान होना, बुद्धि में दर्शन होना, ये समझ है। तो दोनों सेम है, चेतना का स्तर और समझ। चेतना का स्तर जो है उसका मतलब हुआ है मानव जो है वो 4 चेतनाओं में हो सकता है ना, 4 स्तर पे जी सकता है। जन्म सबका यहीं से शुरू होता है, पहुंच सब यहाँ तक सकते हैं। इस रूप में हम सब समान हैं। अब हमारा निर्णय है कि हम यहाँ से इधर आना चाहते कि नहीं आते। ये निर्णय लेके इसके लिए हमें अभ्यास करना है। इसके लिए मैं समझ को कहीं अगर बौद्धिक क्षमता से अगर रिलेट कर पाऊं कि मुझे यहाँ से वहां जाना है, पर मेरा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या बौद्धिक क्षमता उतनी नहीं है। सबकी समान है बौद्धिक क्षमता, सब में 10 क्रियाएं ही हैं, किसी के पास 11वीं नहीं है या किसी के पास 9 नहीं है। इसलिए जीवन रूप में भी हम समान है। शायद वो ऐसा पूछना चाहती है, अगर क्वेश्चन को फिर से फॉर्मुलेट करें तो, कि जैसे हम सबकी समझने की क्षमता सेम है, वो मूल क्षमता है। हाँ। पर जैसे अगर एक घर में 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों का उनका ग्राह्यता वो अलग अलग होता तो है। पात्रता तो अलग अलग है ही। हाँ, वो तो बात हो गई। क्वेश्चन शायद पूछना चाहती है। पात्रता को हम समझ नहीं कह रहे, हम बोल रहे हैं कि जो जहां पर है इस क्षमता के बैंड में, इस रेंज में, वो जहां है उसके अनुरूप वो ग्रहण करता है और उसके अनुरूप वो व्यक्त करता है। ये जो ग्राह्यता है और अभिव्यक्ति है, ये जितना जितना हम समझते जाते हैं ये आगे बढ़ती जाती है। ये समझ पूरी होती है जाके, क्षमता जब पूरी होती है अनुभव में जाके पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तब वहां पे क्षमता विकास होता है। अगली चेतना के स्तर पे आ जाते हैं हम। इस बात को बोल रहे हैं। जैसे एक घर में 3 बच्चे हैं और तीनों का प्रतिभा व्यक्तित्व काफी हद तक अलग हो ही सकता है, तो वो चेतना का स्तर वहां मुझे लगता है कि उसको ये फ्रेम लगा सकते हैं। पर समझ नहीं अभी भी समझ में आ रहा मुझे कि समझ किसको बोल रहे हैं। समझ बोल रहे हैं जो हमारी स्वीकृतियां हैं और उन स्वीकृतियों के आधार पे हम जीते हैं, इसका नाम समझ होता है। हाँ, ये थोड़ा हो रहा है अभी, है ना। तो जो हमारी मौलिक स्वीकृतियां हैं और उन वो वाली स्वीकृति जिसको हम जी लेते हैं। अभी तो देखिए ना, आप निर्णय लेते हैं हम लोग कि भाई जैसे कोई भी निर्णय ले लिया, हम कल इनसे मिलने जाएंगे, है ना, फिर हम ही नहीं जाते मिलने। अपने ही निर्णय को हम ही नहीं फॉलो करते, अपने ही निष्कर्षों को हम ही नहीं जीते। इसको समझ कहेंगे ना समझी कहेंगे, है ना। और समझ के मुद्दे इन्हीं रेंज में हैं, यही तात्विक मुद्दे हैं, स्वस्वरूप के अर्थ में, संसार के स्वरूप के अर्थ में और सुखपूर्वक जीने के अर्थ में। बाकी सब सूचना है। सूचनाओं की पात्रता तो अलग अलग परिस्थितियों से होती है। किसी के घर में बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग होता है, वो भाषाविद हो ही जाता है, सूचना है वो, उसमें कोई समझ का रोल नहीं है। अच्छे अच्छे भाषाविद गलत व्यवहार कर देते हैं, है ना। तो समझ का प्रमाण जीने में है। क्या प्रमाण है? व्यवहार में संतुलन, कार्य में संतुलन, इतना ही प्रमाण है। यानी व्यवहार में न्याय,
और व्यवसाय में नियम। इतने जो जी लेता है वो समझदार, जो नहीं जी पा रहा वो ना समझ। समझ इज इक्वल टू मान्यता थोड़ा सेटल हो रहा है भैया। हाँ, आज की डेट में समझ मान्यता है। आज की डेट में ये जो मान्यता है, इसको जो फाउंडेशन नहीं मिला है जानने का, है ना, इसलिए ये मान्यता सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। जब उसको जानने का फाउंडेशन पे मान्यता होती है, यानी आत्मज्ञान के आधार पे जब बुद्धि में संकल्प होता है, ये निश्चयात्मक स्वीकृति है, ये फाइनल है, इसमें कोई एरर नहीं होता है, इसको पूरा जिया जा सकता है। तो इसलिए समझ को नाम है जानने मानने का तृप्ति बिंदु। समझ की परिभाषा है जानने मानने का तृप्ति बिंदु। तो हमारा जो अभी तक जितना संवाद हुआ उसमें मानने की बात तो आई, जानने वाली बात छूट रही है अभी भी। तो मैं बार बार जो बोल रहा हूँ कि अनुभव में आने पे, क्योंकि वो जानना वहीं पे पूरा होता है। जानना इन्हीं तीन बातों का है, जीवन ज्ञान को, सहस्थित दर्शन ज्ञान को और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान को। यही जानने की वस्तु है ना। इसका तो कहीं है ही नहीं ना रोल आज। धरती के किसी भी कोने में चले जाइए, ये शिक्षा में नहीं है आज। तो इसकी बात तो कहीं है ही नहीं, ना परिवारों में है, ना स्कूल कॉलेज में है, ना आपके समाज की चर्चाओं में, कहीं भी तो नहीं। ठीक है ना। तो ये जानने वाला तो छूटा ही रहता है। मान्यता बनाते रहिए आप कुछ भी, है ना, कि भाई काले लोग अच्छे होते हैं, नहीं गोरे लोग अच्छे होते हैं, नहीं नाटे अच्छे होते हैं। तो शरीर के आधार पे बनाते हैं, क्षेत्रों के आधार पे बनाते हैं, जातियों के आधार पे बनाते हैं, भाषाओं के आधार पे बना रहे हो मात्र जो भी मान्यता बनानी। मानव का अध्ययन ही नहीं हुआ। मानव का अध्ययन होगा तो स्वस्वरूप ज्ञान होगा, प्रकृति का अध्ययन होगा तो अस्तित्व दर्शन ज्ञान होगा, है ना। मानव प्रयोजन स्पष्ट होगा तो मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान होगा। तो भैया जो अल्टीमेट समझ है वो विवेकपूर्ण विज्ञान से जो ज्ञान होगा वही। जी, ज्ञान विवेकपूर्ण ज्ञान नहीं। देखिए, ज्ञान का फलन है विवेक, और ज्ञान और विवेक का फलन है विज्ञान, उल्टा नहीं है। ज्ञान से विवेक, हाँ, और फिर विवेक से विज्ञान। जी। आज सच में भैया थोड़ा रिफाइन अनलर्न वाला ज्यादा हो रहा है। हाँ, एक इसी के साथ भैया एक और मेरा बहुत अंदर तक बैठा हुआ क्वेश्चन है जो हमने अजय भैया के साथ एक बार डिस्कस करा था। तो उसमें ऐसा फ्रेम था और मुझे काफी सेटल हो गया जब मैंने वो देखा था तब। तो इट वाज लाइक मान्यता, विचार, व्यवहार। तो जैसे ये तीन चीजें हमने लिखी हैं जो आपने अवधारणा में लिखी हैं, तो वो अभी भ्रमित अवस्था में तो मेरी मान्यता ही है कि मैं हूँ, संसार है और सुखपूर्वक होना चाहता हूँ। और फिर उसी हिसाब से मेरा विचार होता है कि संसार क्या है, और फिर उसी हिसाब से मेरा व्यवहार है वो। हाँ, तो वो सही है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये मान्यता की जगह अवधारणा बुद्धि में होनी है। तो बुद्धि की एक्सेस नहीं है अभी हमारे पास। जागृत अवस्था में फिर वो वैसे होगा। हाँ, तो अध्ययन काल में होगा, अध्ययन से होगा। अध्ययन से हमारे को बुद्धि के, वो बोलते हैं ना कि बुद्धि पे से पर्दा हटेगा। क्यों? अब हम प्रयोजन देखना शुरू करेंगे तो अरूपात्मक को भी पहचानना शुरू करेंगे। अभी तक हमारा सारा डीलिंग रूपात्मक संसार से, इसलिए हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। अरूपात्मक संसार का ये सूचना तो है कुछ होता है, पर उसकी स्पष्टता नहीं है। इधर जो नियम नियंत्रण संतुलन बोल रहे हैं, ये सारा अरूपात्मक की व्यवस्था स्पष्ट करती है। ये जो व्यवस्था है ये अरूपात्मक है। देखिए, सोच के देखिए, ये हमारे शरीर में जितने पदार्थ है ना, ये 7 दिन में सारा बदल जाता है। कोई बोलता है 7 दिन, कोई बोलता है महीने भर में, तो कोई भी टाइम, एक शॉर्ट ड्यूरेशन में सारा पदार्थ बदल जाता है, सारे एटम्स बदल जाते हैं। ठीक है, नए एटम्स आ जाते हैं। तो अगर सब बदल रहा है तो आता क्या है और जाता क्या है? कहाँ पे है ये सब? तो ये जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट में ऐसे ही उत्तर बनता है। तो ये अरेंजमेंट है क्या चीज? भाई, एक ऑक्सीजन का, अभी हमने सांस लिया, कुछ ऑक्सीजन गई, वो इस अरेंजमेंट का भाग हो गई, है ना। थोड़ी देर में पसीना आया, वो ऑक्सीजन पानी के रूप में बाहर निकल गई शरीर से,
हवा में चले गई, फिर मिट्टी में चले गई। तो हमारे शरीर में ये पदार्थ का आवागमन बना हुआ है और फिर भी शरीर बना हुआ है, ये अरेंजमेंट बना हुआ है। पर ये अरेंजमेंट एक निश्चित अवधि तक ही रहता है, उससे ज़्यादा भी नहीं रहता। तो ये अरेंजमेंट्स क्या हैं? ये व्यवस्थाएं जो नियम नियंत्रण संतुलन से हैं, इनकी समझ होनी पड़ती है कि सारे पदार्थ का क्रियाकलाप कहीं ना कहीं अरूपात्मक से गाइडेड है। उस सिस्टम को समझने की जरूरत है। व्हाट आर दीज गाइडिंग प्रिंसिपल्स, व्हाट आर दीज अरेंजमेंट्स, इसको पकड़ने की जरूरत है। यही व्यवस्था है, यही बुद्धि में आता है। इसी को इग्नोर करके बैठे, है ना। तो सारा अभी समझ के नाम पे जो बात कर रहे हैं हम, सब सूचना के डोमेन में है, कोई भी समझ के डोमेन में नहीं है। सारा IQ, EQ और भी कोई क्यू हो तो वो, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ राइट। मजेदार बात बताऊं एक, नाराज मत होइएगा। क्यों पता चलने के बाद भी जानना नहीं है, तर्क ही है वो, तर्क भी मान्यता ही है। उससे अधिक कुछ है, वही तो, वो जागृत नहीं है वो फैकल्टीज, इसलिए पता ही नहीं क्या है। बोलते हैं वहीं पे पहुंचता है, इंफॉर्मेशन में ही जाता है, वो इंफॉर्मेशन के रूप में ही सेटल होता है अंदर, पर रास्ता उधर से ही निकलता है, इसलिए कोई समस्या नहीं। देखिए 4:30 में ही कोई ऐसी अरेंजमेंट है जिससे 5वीं क्रिया खुलती है। जो परिवर्तन होना है 4:30 में ही होना है, उसकी चाबी तो 4:30 में ही है, तभी वो 5वां खुलेगा, है ना। तो अभी जितना आता है हम 4:30 में कहीं हमारे जो हमने सेटअप बनाए हुए हैं उसमें कहीं फंसा देते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो प्रयोजन है ना, ये वो चाबी है जो 5वें दरवाजे को खोलती है। इस चाबी को जितना प्रयोग करेंगे फिर एक दिन फिट हो जाती है, फिर खुलना शुरू हो जाता है। अभी मैं जितना बोलूंगा वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन के रूप में ही लिया जाता है ना। वो आपकी गलती नहीं है किसी की भी, हमने भी यही किया, सभी ये करते, क्योंकि अपना उतना ही एक्टिव है, क्या करोगे, मेमोराइज कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, और क्या करोगे, यही चलती है ना। तो वो उसी में जाता है। तो इन्हीं एक्टिविटीज के माध्यम से किसी हायर एक्टिविटी की बात हो रही है ना। तो थोड़ा सा उसमें जहां है उससे अधिक की लीप है, ये जो उसके लिए एक लीप लगानी पड़ती है, वो लीप ही जो है उसका नाम साक्षात्कार है। वो होता है वो प्रयोजन के साथ जितना आप खेलेंगे अपनी कल्पनाशीलता में। इसकी चाबी क्या है कि जब आप पे कोई दबाव प्रभाव नहीं है, आप एकदम फ्री हैं, कोई ना टेंशन है, ना कोई काम है, ना कुछ है, खाली बैठे, तब आपकी कल्पना में क्या चलता है। अगर ये वस्तु चलने लगी तो आपको चाबी मिल जाएगी। मतलब अब यह आपकी आवश्यकता हो गई। आप अपने फ्री टाइम में कोई दवा प्रबंध, आपको ये सबसे प्रिय हो गई ना। जो आज भी देखिए, जो आप खाली जब होते हैं एकदम, जो चलता है वो आपका सबसे प्रिय चीज होती है कि नहीं होती, है ना। तो पहले इससे प्रेम करना पड़ता है, इस वस्तु से, इस सूचना से, ये प्रिय होनी पड़ती है। जब ये प्रिय होती है तो कल्पना में अपना स्थान बनाती है, तब होता है। दबाव से नहीं होता, वही प्रभावित करने से है ही नहीं, स्वीकारने। तो आपकी स्वीकृति होगी तो फिर होगा, है ना। वो हो जाती है, धीरे धीरे हो जाती है।
ये सब उसके लिए सहयोगी है ना? ठीक है दीदी, आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, हाँ आप बताइए, कुछ था आपका मन में? माइक बन जाती है, परंपरा बन जाती है धरती पर, तो फिर हर बच्चे को फिर जीव चेतना से तो गुजरने की जरूरत नहीं है ना, फिर तो वो डायरेक्ट मानव चेतना ही होगा ना। नहीं, शिक्षा में भी है, माता पिता भी मानव चेतना में है, सब मानव चेतना में ही है, तो फिर बच्चा जीव चेतना में क्यों जाएगा? क्योंकि जन्म से क्या वो पैदा होते ही ज्ञान देना शुरू कर देगा? जन्म लिया और बोलेगा चलो मैं अनुभव कराता हूँ आपको। अभी तो उसका शरीर भी ठीक से उसके नियंत्रण में नहीं है, उसको मलमूत्र तक करना नहीं आता है, ज्ञान तो क्या करेगा इस वक्त? तो पहले उसका शरीर का विकास होता है, पहले 1-2 वर्ष, ठीक है? शरीर के हाथ पैर अंग अवयव को साधना सीखना पड़ता है। शरीर का तो जो है वो उसका एक पूरा वो तो मतलब मदर फादर उसको गाइड करते ही है ना, सिखाते ही है ना। सिखाते ही है ना। हाँ, तो और वो तो नेचुरल प्रोसेस है उसका। तो कौन सी चीज नेचुरल नहीं है रियल वर्ल्ड में? ये जो है इसमें कौन सी चीज नेचुरल नहीं है बताइए? एक मिनट नहीं, कॉन्वर्सेशन है भैया, उसका पर्पस ये सूचना का वो नहीं है, वो कहीं और, मतलब किसी चीज को एक बटन को दबाना है, उससे रास्ता खुलता है ना? इसलिए 1-to-1 कॉन्वर्सेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सबके साथ। जिसकी जो चीज है ना वो पकड़ में आके उसको अगर एड्रेस कर देते हैं तो वो आगे बढ़ जाता है व्यक्ति, है ना? हाँ दीदी, तो पहले पर लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं ना कि भले वो अनुभव होके पैदा नहीं होगा, लेकिन इट विल बी नियर टू अनुभव ओनली, दे डोंट हैव टू राइट लाइक यू नो, वो जो पशु मानव है, राक्षस मानव है, वो तो उस तरह की प्रवृत्तियां होंगी ही नहीं ना बच्चों के अंदर, बिकॉज एनवायरमेंट इज टोटली सपोर्टिंग दैट टू द चाइल्ड विच इज नॉट राइट नाउ। ठीक बात है, फिर भी उसको ज्ञान तो करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन दैट विल बी वेरी लाइक यू नो, इट्स वेरी नियर टू अनुभव, वी कैन से दैट। देखिए उसको 4.5 ही एक्सेसिबल है, उसको भी चाबी तो खुद ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, उसको चाबी ढूंढने के लिए बहुत सहयोग मिल जाएगा, है ना? तो जल्दी ढूंढ लेगा। स्कूल एजुकेशन पूरी होते होते तक शायद मिल जाएगी उसे मानवीय व्यवस्था में। दो 3 साल की आयु में नहीं मिलेगी, तब तक वो भाषा ही नहीं जानता। देखिए पहले जो सुना है वो बोलते हैं ना, पहले पाठ पीछे से पाठ, वो नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि पहले बात हो चुकी है कि जो बच्चा है ना, उसको भाषा सीखनी है, और भाषा जो है उसको वो माध्यम है ज्ञान के लिए, ये बात हो चुकी है। अब नवजात शिशु को तो भाषा नहीं आती, तो पहले वो शरीर साधेगा, है ना, उसमें 2-3 वर्ष निकल जाएंगे, फिर धीरे धीरे भाषा सीखेगा, उसमें 2-3 वर्ष निकलेंगे, फिर उसके बाद भाषा के आधार पे उसको जो ज्ञान ग्रहण करना है उसके प्रोसेस से, प्रक्रिया से गुजरेगा, उसमें कुछ वर्ष निकलेंगे, उसके बाद पूरा हो जाएगा। ये बात सही है कि उसको वातावरण अच्छा मिलेगा तो ये जल्दी से होगा। अच्छा, गलत वातावरण नहीं होगा तो गलतियों में नहीं जाएगा, ये सब भी ठीक है, तो और आसान हो जाएगा, ये सब रहेगा। पर ऐसा नहीं है कि जन्म से अनुभव लेके पैदा होगा, नहीं। बीच में कहाँ पे? माइक दीजिए। अगर जागरूक मानव कोई पूर्व संस्कार से अगर फिर से जन्म लेगा तो वो जीव चेतना और मानव चेतना के बीच में ही कहीं रहेगा, ये कहने का आशय है? जीव चेतना में ही रहेगा, जन्म तो वहीं से शुरू होता है, क्योंकि शरीर यात्रा शुरू करने के लिए जीवन को शरीर स्वीकारना पड़ता है, और शरीर के साथ तदाकार होके ही होता है।
शरीर के साथ तदाकार होने का मतलब है मैं ये शरीर हूं, ऐसा उसको स्वीकारना पड़ता है, उसका बीज वहां पर है। तो गर्भ में जो शरीर बनता है भ्रूण से, है ना, उसमें जब जीवन आता है, जीवन उसका संचालन शुरू करता है, उसका संचालन शुरू करने के लिए उसे उस शरीर से तदाकार होना पड़ता है। इस स्वीकृति के साथ तदाकार होता है कि मैं ये शरीर हूं, तभी शरीर चलता है। यह प्राकृतिक व्यवस्था है। स्वयं को शरीर मानना ही जीव चेतना है, तो वो शुरू तो वहीं से करता है ना। लेकिन उसके अंदर एक सद प्रवृत्तियां हैं, हर जीवन में सद प्रवृत्तियां रहती हैं, और जो गलत प्रवृत्तियां होती हैं वो सब छूट जाती हैं, सद प्रवृत्तियां रहती हैं। अब अगर वातावरण में सद प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए वातावरण मिला, तो जैसे दीदी बोल रही है, जल्दी जल्दी जागृत हो जाएगा, है ना। अगर वो नहीं है, जैसा आज की दुनिया में नहीं है, तो जो वातावरण के दुष्प्रभाव है उसमें से कुछ अपना लेता है, सद प्रवृत्तियां जागृत नहीं हो पाती। नहीं लगेगा। हाँ, हाँ। अभी भी तो देखे ना, आप लोग सब शिविर में बैठे हैं, सब सूचनाएं मिल रही हैं, वो उनको पकड़ने में समय लगता है ना, क्यों? हमारी मान्यताएं बैठी हुई हैं। नहीं तो खट से घुस जा, सही बात है, अंदर घुस जानी चाहिए थी अभी तक तो। अलग ही दिखता है, ठीक बात है ना। ठीक है, बढ़िया। तो हाँ दीदी, माइक दीजिए दीदी को, पीछे हाथ ऊपर कर दीजिए, कहाँ देना है पता चल जाए। भैया ये सपने के बारे में क्वेश्चन है जी, कि सपने में जो एक्टिविटी होती है वो ब्रेन में होने वाले मतलब ब्रेन में चीज़ें जो पड़ी हुई है उसका रूपांतर है, कि सपने में जो आशा विचार इच्छा चल रहे हैं तो उसका रूपांतर के रूप मतलब सपने हमें दिखते हैं, उसमें कन्फ्यूजन है। क्योंकि हम मतलब साइंस ऐसा बोलता है कि ब्रेन में सबकॉन्शियस माइंड रात को एक्टिव होता है, तो वो जो मेमोरी में जो चीज़ पड़ी होती है उसका कनेक्शन करने का काम सपने में होता है। तो ऐसा तो मतलब कैसे समझे इसको? ठीक है, इसमें सपने में इतना ही है कि जो ब्रेन है उसका रोल है, ब्रेन का रोल है। ब्रेन का रोल है। जीवन जो है ब्रेन के साथ ही फंक्शन करता है। तो इसका मतलब रात को जो भी विचार आता है वो ब्रेन में ट्रांसफर होता है और फिर वो उसके ऐसा मतलब में मत जाइए, उसके मैकेनिज्म को छोड़ दीजिए, उसमें कुछ नहीं रखा, उससे कोई समझने का कोई रास्ता खुलता नहीं है। क्या है कि मैकेनिज्म्स जो हैं उसमें कोई समझने की वस्तु नहीं होती, है ना। जैसे भोजन का पोषण, अब इसके लिए दाल कैसे बनती है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, भोजन में पोषण होना चाहिए। मैकेनिज्म्स, एक दाल एक प्रकार से बनती है, दूसरी दूसरी प्रकार से बनती है, अनेक विधियाँ चीज़ों को बनाने की। पोषण हमारे लिए मुख्य मुद्दा है, उसकी समझ होना जरूरी है। तो मैकेनिज्म्स में जैसे हम जाते हैं तो हम बहुत उलझ जाते हैं चीज़ों में। अभी विज्ञान ने ब्रेन का बहुत अच्छे से स्टडी नहीं किया, यहाँ पे भी अभी ऐसी स्टडीज़ की ज़रूरत रहेगी इस दर्शन की रोशनी में भी, कि जीवन और ब्रेन का क्या इंटरफेस है ना। तो उसमें अभी जाने से कुछ निकलेगा नहीं, पर यह बात सही है कि ब्रेन का उसमें रोल है स्वप्न में। तो ऐसा भी हो सकता है भैया कि रात को हम विचार भी कर रहे हैं और सपना भी कुछ और आ रहा है? विचार निर्णय पूर्वक करते हैं। क्योंकि मैं ऐसा समझ रही थी कि ब्रेन शरीर का ही पार्ट है, तो उसकी जीवन के साथ कनेक्टिविटी मन से होती है, तो मन में आस्वादन चयन होता है। तो रात को जब हम सोते हैं तो शरीर तो सोया हुआ है, तो आस्वादन और चयन तो नहीं हो रहा है, तो ब्रेन में मन में से मैसेज ब्रेन को कैसे जाता है? ऐसा मुझे मतलब नहीं कनेक्टिविटी। जीवन अक्षय बल अक्षय शक्ति का पुंज है, इस आधार पे जीवन की 10 क्रियाएं निरंतर हैं, है ना। ऐसा कभी नहीं होता चयन नहीं है आस्वादन नहीं है ना। मतलब उसको भी मुझे समझना है कि जब सोते हुए होते हैं तब आस्वादन और चयन कैसे मतलब। तो हम निर्णय पूर्वक अपनी जीवन क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे है ना, अभी आप सुन रहे हैं या आपने निर्णय लिया हुआ सुनने का, है ना। नीचे वो पत्थर काटने की मशीन की भी आवाज़ आती है बीच बीच में, पर वो तो नहीं सुनते क्योंकि उसका निर्णय नहीं है, ठीक है।
तो जीवन जो है, जैसे आप सुनते किस चीज से? हाँ, जीवन से हम अभी, हाँ, अब ध्यान में आ गया ना। तो सुनने वाला जीवन ही है, देखने वाला जीवन ही है, सूंघने वाला जीवन ही है, शरीर उसका माध्यम है। जीवन से या ध्यान से हम सुनते हैं कान के माध्यम से, जीवन देखता है आंखों के माध्यम से, ठीक है ना। तो जीवन को हम निर्णय पूर्वक अपनी ताकतों को प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे विचार करना है, जैसे मैं अगर बोलूं कि अभी न्याय पे विचार कीजिए, है ना, तो न्याय की परिभाषा खट से आ गई, है ना। तो ये निर्णय लिया ना आपने सुनने का, उससे आप विचार करना शुरू किए। विचार की ताकत आप में सदा बनी रहती है, ठीक है। तुलन विश्लेषण किस चीज का करना है आपको, ये आप निर्णय पूर्वक करते हैं, है ना। वो एबिलिटी आपके पास है, वो क्रिया आपके पास है, उसका प्रयोग कैसे करना है वो बात है ना। तो ये जो हमारा जीना है उसमें हम अपनी जीवन की शक्तियों का निर्णय पूर्वक प्रयोग करते हैं, ठीक है। नींद में ये निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहती है भ्रमित आदमी में, जागृत में तब भी रहती है ना, क्योंकि जागृत को जीवन और शरीर के भेद का पता रहता है, उसका ज्ञान रहता है, तो जीवन रूप में सदा सक्रिय रहता है। तो जब निद्रा है तब शरीर आराम कर रहा होता है, जीवन में तब भी प्रयोजन के अर्थ में चिंतन चलता रहता है। भ्रमित अवस्था में हम जब सोते हम पता ही नहीं होता कुछ, हम है ही नहीं, है ना। फिर कोई जगाता है कि अरे तो, हो आप जाग जाओ। वो भैया चयन आस्वादन का कोई एग्जांपल आप देंगे, मतलब नींद में कैसे चयन और आस्वादन का क्या, मन का मतलब क्या? नहीं उसका देखिए, नींद वाले से अपने को मतलब नहीं, अभी वो भ्रमित अवस्था में हमें पता ही नहीं रहता, ऐसा ही समझ लेना। नहीं, पर नींद में कुछ कर भी लोगे आप तो क्या फायदा उसका? जीने से मतलब है ना, सामान्य मानव के रूप में जीने से मतलब है अपने को, वही इसका प्रयोजन है इसका। ये बाकी जितनी चीजें हैं ना, ये इसलिए हैं क्योंकि मानव एक मतलब कौतूहल रहता ही है, कुछ पूछ ही लेता है तो उसको जोड़ देते हैं कभी कभी, लेकिन अपना फोकस नहीं होना चाहिए, वो उसमें बहुत गहरे जाने से कुछ निकलेगा नहीं। अभी एक बार अनुभव हो जाएगा, ये सब उत्तर आपको मिल जाएंगे। और भैया एक निष्कर्ष मैंने ये सपने में से ये भी निकाला है कि जब मेरे चित्रण की स्पष्ट गति हो जाएगी तब इधर मेरे सपने की क्वालिटी चेंज हो जाएगी और मुझे सपने आने ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि अभी के समय में मुझे बहुत सपने आते हैं। आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपको नींद के बाद भी आराम नहीं है पूरा। सपने आने का मतलब इतना ही है। जागृत आदमी, जागृत मानव के अंदर नींद गहरी नींद होती है, डीप स्लीप होती है, और कम भी हो जाती है स्लीप, इसलिए कम हो जाती है क्योंकि शरीर के लिए ही आवश्यक है अभी। और अभी क्या है कि घंटे ज्यादा होने के बाद भी जब आराम ही नहीं मिल रहा है ब्रेन को, असल में ब्रेन को आराम चाहिए, क्योंकि वो मशीन है, मैकेनिक्स है ना, उसमें फिजिकल केमिकल रिएक्शंस चलती है, उसको आराम चाहिए, वो नहीं मिलता है, इसलिए थकान सी महसूस होती रहती है। तो उसमें मैं सही ही समझी हूँ ना कि चित्रण की ही जब स्पष्ट गति होगी तभी ये चीज हो पाएगी। आपकी जो कल्पनाशीलता है उसकी स्पष्ट गति होने से आपकी ब्रेन एक्टिविटी को बहुत आराम मिल जाएगा। ब्रेक का समय काफी देर पहले हो गया था, कर ले। हाँ वही ब्रेक, लॉन्ग टर्म ब्रेक, कल सुबह मिलेंगे। मेरे को ध्यान नहीं रहता बातचीत में, ठीक है, चलिए, थैंक यू।